बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा बरतानिया के लिए आज रवाना हो चुकी हैं। पासपोर्ट उन्होंने अपना एक रोज़ कबल अदालती हुक्म के बाद हासिल किया। मरियम नवाज साहिबा का कहना यह है कि वहाँ से बहुत जल्द वो दौरा कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च के हवाले से दी गई कॉल अपनी जगह पर कायम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान या उसके हवाले से जो एग्जैक्ट डेट है वो 4 से 5 रखी है, और इसके हवाले से हम बहुत जल्दी जो है वो पब्लिकली इसका ऐलान करेंगे। तैयारियां किस किस्म की लॉन्ग मार्च की हैं, इससे हवाले से वो ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं टीम को, और जो इतलात मिल रही हैं वो ये हैं कि खासा उन्होंने इस मरतबा स्ट्रिक्ट चेक अपनी टीम के ऊपर रखा है और मेक श्योर वो करना चाहते हैं कि जो गलतियां पिछली मरतबा हुई पिछले लॉन्ग मार्च में उनको इस मरतबा ना होने दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब किसी सूरत में भी लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, ये कहना था आज उनका जब उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से। अमेरिका में वो मौजूद हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने में उन्होंने वहाँ पर मौजूद लोगों से जो अशाया दिया गया था उसके अंदर खिताब किया और उसके अंदर अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का अंदिया भी दिया है। इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद अहमद आरिफ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। साथ आमिर ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इरशाद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा। बदलती हवाएँ हैं और कहीं पे किसी को कोई हवा ठंडी लग रही है, किसी को गर्म लग रही है, और जिसको जैसा महसूस हो रहा है वो वैसा रिएक्शन दे रहा है। मरियम साहिबा का इस वक्त बरतानिया की जानिब गामजन होना और वहाँ पहुँच जाना, कुछ ही देर में इंशाल्लाह वो खैरियत से पहुँच जाएंगी, और साथ ही साथ इसहाक डार साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब की भी जो है वो वापसी की खबरें होना। हाउ डू यू सी वट एवर इज़ हैपनिंग विद नून लीग? देखिए, नून लीग के लिए अभी तक तो ठंडी हवाएं हैं और उनके रास्ते खुल रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। इक़्तिदार में एक लिहाज से वापसी हो चुकी है और मज़ीद वो समझते हैं कि इंतखाबात के बाद भी उनको इक़्तिदार मिल जाएगा। लेकिन जो मरियम साहिबा इस मौके पर रवाना हुई हैं, अगर तो वो 2-4 दिन के लिए जाती तो वो समझा जाता था कि ठीक है, वालिद से मिलना है, भाइयों से मिलना है। लेकिन सुना यह जा रहा है कि वो एक माह डेढ़ माह के लिए गई हैं। तो इससे 2-3 चीज़ें अख्स की जा रही हैं। नंबर 1 तो यह है कि 16 अक्टूबर को यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 17 जुलाई को जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस कैंपेन को मरियम नवाज साहिबा ने लीड किया था जी। और समझा ये जा रहा है कि वो पार्टी हेड हैं अमलन, और मुस्तकबिल भी उन्हीं का है। लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात को छोड़ के लंदन चले जाना का मतलब ये है कि या तो उन्हें और उनकी पार्टी को यकीन है कि 16 अक्टूबर के इंतखाबात हो नहीं पाएंगे, शायद नए इंतखाबात का ऐलान हो जाए। दूसरा ये मकसद हो सकता है कि शायद इमरान खान साहब का मुकाबला मुश्किल है, वो 8 की 8 सीटें जीत भी सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम कंपेन करेंगे और अगर वो सीटें जीत गए तो फिर हमारी पोजीशन ख़राब होगी। ये समझा जाएगा कि मरियम साहिबा जो हैं, पहले भी उन्हीं पर तनकीद हुई थी कि उन्होंने कैसी कंपेन चलाई कि 15 सीटें हार गए, तो ये एक उनकी पोजीशन ख़राब होगी। दूसरी वजह ये हो सकती है। तीसरी वजह जो दूरअज़कार कोड़ी है, लेकिन ये आगे जाके सूरत हाल को वाज़ेह भी कर सकती है कि शायद अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को ये शक है कि इक़्तिदार हमें मिल गया, मुझे जो है एक केस से रिलीफ मिल गया, मेरी सज़ा ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी कोई खेल दूने पर्दा खेला जा रहा है और हमारे लिए फिर मुश्किलात का आगाज़ हो सकता है। तो इस बुनियाद पर मियाँ साहब ने उनको बुला लिया है कि वहाँ जाके बैठे, हालात का रुख देखें, और जब 29 नवंबर का फैसला हो जाए तो उसके बाद ही वो वतन वापस आएँ और फिर सियासत करें। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके साथ भी दोबारा गेम हो सकती है। ये इसलिए है कि इस मौके पर उनका इतनी जल्दी चले जाना जो है, और फिर 1 माह के लिए 1.5 माह के लिए, ये कोई इसको जस्टिफाई करना कोई आसान नहीं है। वाले साहब से मिलना, देखें ना, इमरान खान साहब जो हैं वो 3.5 साल हो गए हैं। वो जब इक़्तिदार में आए तो अपने बच्चों से नहीं मिल सके, उनके 2 बेटे हैं,
वो दोनों बाहर हैं। और ख्याल ये था कि वो जो है इक़्तिदार से फारिग हुए तो कुछ दिनों के लिए तो जरूर जाएंगे उनको मिलने के लिए, लेकिन वो एक दिन के लिए मुल्क से बाहर नहीं गए। लेकिन ये एक शाम को उनको पासपोर्ट मिला है, दूसरे दिन फौरन दूसरी फ्लाइट से, बल्कि उन्हें लगता यूँ है कि उन्होंने प्लान किया हुआ था, टिकट भी उसी वक्त तो नहीं मिल गया होगा, इसका मतलब पहले से प्लान था, जो ही पास में मिला वो उड़ के चली गई हैं। तो इसलिए लगता यह है कि अगरचे बज़ाहिर सारे हालात मुस्लिम लीग नून के फेवर में हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसा नहीं समझा जा रहा और वहाँ कुछ और भी सोचा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। आमिर साहब सर ये फरमाएं, जिस तरह शाह साहब भी इशारा कर रहे हैं कि हवाओं का कुछ रुख बदल रहा है और नून लीग के अपने अंदर कैंप में जिस तरह इतने अहम सेंसिटिव मौके पर मरीम साहिबा जो है पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं और 1-1.5 महीने जैसे के बाद वापस आने का उन्होंने दिया है और नवंबर का मिड और एंड आप जानते हैं कि बड़ी अहमियत का हामिल है। नून लीग को क्या कोई डाउट हुआ है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो लास्ट टॉक की उसके अंदर भी खासी जो है वो नज़र आई डिस्टर्ब्ड। आई मीन डू दे फियर ऑफ समथिंग? कोई उनको डर है किसी चीज़ का? कुछ हो चुका है, उनके खिलाफ तैयारी हो चुकी है और वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, या दिस इज जस्ट अ रूटीन मैटर दैट दे आर गोइंग थ्रू? देखिए, दो बातें कि एक तो हमें समझना चाहिए कि कोई चीज भी जो है इत्तेफाकिया नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें जो है किसी समझौते के तहत, किसी मनसूबाबंदी के तहत हो रही हैं। ये नहीं हो रहा कि जी इत्तेफाकिया तौर पर उनका जो है पासपोर्ट वापस मिल गया हो, या इत्तेफाकिया तौर पर एकदम उन्होंने अचानक मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया, इत्तेफाकिया तौर पे इसाक डार साहब जो है वतन वापस आ गए। तो इत्तेफाकात नहीं हो रहे। ये पूरा एक मतलब है कि चीजों को ए से लेकर बी सी डी जितने भी स्टेप्स हैं उनको प्लान किया गया है बाकायदा तौर पर, और उसके हवाले से जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, अभी बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि जी ये जो इमरान खान की बेशक बहुत ज्यादा मकबूलियत है और अवाम का सैलाब उनके पीछे, और ये हुकूमत जो है गैर मकबूल है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन मुझे पावर गेम होता है, महलाती साजिशों का खेल होता है, उसमें इस वक्त जो है हुकूमत का पलड़ा आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रहा है। क्योंकि इमरान खान का जो मुतालबा था इलेक्शंस का, वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फिलवक्त वो फौरी तौर पे पूरा होने जा रहा है। और उसकी जो निशानियां हैं, तो ये साहबदार वापस आए, साहबदार साहब जाहिर है कि 1-2 महीने के लिए नहीं आए। अच्छा, उसी के तनाजुर में अगर आप देखें तो अगर उनको मईशत फिक्स भी करनी है कि नून लीग को बहुत नुकसान हुआ है सख्त फैसलों का, तो उसके लिए उनको वक्त चाहिए। अभी और बात है कि वो जो फैसले करते हैं उससे जाके पाकिस्तान के मसाइल और ज्यादा जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि साहबदार का जो एक तारीख रही है वो तारीख ये रही है कि ये रिफॉर्म नहीं करते, राहत नहीं करते, बल्कि ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप चीजें मईशत जो है बेहतर हो रही है। तो एक तो ये इसका आप तनाजुर समझें। फिर इस पे आप ये देखें कि हमारे यहाँ मतलब है कि इस वक्त जितनी सरकर्दा सियासी जमातें हैं वो इस एक पेज के ऊपर है कि जी इस वक्त फॉर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, उसके पीछे हमारे मुल्की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। वो भी चाहते हैं कि फिलहाल जो सब मुल्की बकौल उनके एक नाजुक माशी सूरत हाल इलेक्शन नहीं होते, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है। तो इस वक्त इमरान खान के सामने तमाम मकान जो है उनके हक में नहीं है। अब अगर वो अपनी लॉन्ग मार्च उनका मंसूबा है उसमें कोई वो बहुत ही बड़ा छक्का मार देते हैं और कोई ऐसी हालात क्रिएट हो जाते हैं कि जिसमें मजबूर हो जाए हमारी जो ताकत के मराकज हैं और हमारी हुकूमत जो है कि जनाब वो फौरी इलेक्शन करे, इमरान खान की बात मान ले, लेकिन जाहिर उसकी कीमत एक इंस्टेबिलिटी होगी कम से कम शॉर्ट टर्म में। और क्या इमरान खान इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल ये निशान है और इनके आसान जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन आमिर साहब देखें, तरफ बहुत है, देखिए आपने जो चीज़ कही उसका दूसरा मतलब क्या ये लिया जा सकता है कि चीज़ें जो है वो सेटल हो गई हैं, यूँ लगता है कि जनरल इलेक्शन की जाने बढ़ रहे हैं और दोनों धड़े या दोनों कैंप्स जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी रिएक्शन या उनकी अपोजिशन बर्दाश्त करना भी ज़ाहिर है मेरा काबिल कबूल नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी इमरान खान साहब वही कर रहे होंगे जो वो अभी कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ये शायबा दिया है या कहा जा सकता है कि उनको कुछ श्योरिटी दी गई है जिसके बाद इस जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं? मेरे ख्याल में देखिए, इस जो पावर पॉलिटिक्स होती है उसमें राब्ते हर वक्त कभी एक मुनक़ता नहीं होते। जब दो मुल्कों के दरमियान जंगें हो रही थी तब भी उन ममालिक में भी एक बैक चैनल हो रहा होता है। तो यहाँ पर जाहिर है कि इमरान खान कोई एंटी आर्मी पॉलिटिशियन नहीं है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन नहीं है, और उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जी जिनको वो समझते हैं कि मुबैना तौर पर बदनवान लोग हैं उनके आने की इजाजत हुकूमत को इसको हमारे इदारों को नहीं देनी चाहिए थी। उनका जो ये मुतालबा है उससे बहुत सारे पाकिस्तानी एग्री करते हैं।
अच्छा, जो पोलिटिकली करेक्ट पोजीशन है वो ये कि जनाब फौज को सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए। अब ये दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं और इसमें मुझे अब ये लग रहा है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स हैं, जो भी उनका मनसूबाबंदी है, वो इस वक्त कोशिश करेंगे एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें, यानी कि जो मरियम साहिबा की ख्वाहिश है कि इमरान खान इलेक्शन से बाहर हो जाए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने देगी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होगी कि जो भी अगले इंतखाबात हो, जब भी हो, जल्द हो या बदेर हो, उसमें कोई तनाजा ना खड़ा हो रहा हो। और तनाजा अगर क्योंकि तनाजा खड़ा होता है तो फिर इनस्टेबिलिटी होगी, तो वो ऐसे इंतखाबात चाहते हैं कि जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, सबको मंजूर हो, उसमें इमरान खान भी हो, उसमें नवाज शरीफ भी हो और उसमें जरदारी साहब भी हो, जिसको जितना दौड़ना है वो दौड़ ले और फिर जो अवाम फैसला करें। तो एक मतलब बात, एक तजिया ये भी बनता है। तो मैं और अभी लेकिन इमरान खान को ये राह जो है मंजूर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मजबूरी के हालात में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चले ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है इंतखाबात में। तो बड़ी भी एक अनसर्टन सिचुएशन है, डाइसी सिचुएशन है, और समझ में आता है कि मरियम साहिबा क्यों बाहर गई और फौरी तौर पे क्यों नहीं वापस आएंगी। जी ठीक है, इरशाद साहब ये फरमाइएगा, जिस आमिर साहब भी फरमा रहे हैं, अभी जो जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज़ाहिर है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है या अजम्पशन है या हमारे सामने चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं। अभी जो ग्राउंड पर मौजूद चीज़ें हैं या रियलिटीज़ हैं उसकी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बात करें, और मेरा इशारा इस वक्त लॉन्ग मार्च है उसकी जानिब है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के हवाले से बिल्कुल जो प्रिसिजन शूटिंग होती है, डेफिनेट स्टेटमेंट होती है, वो नहीं दे रहे। यूँ लगता है या कुछ लोगों का कहना यह है कि ये इसको एज ए प्रेशर टेक्निक या टूल यूज़ कर रहे हैं, वन, और दूसरा कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग मार्च जो है वो करना ही नहीं चाहते और वो उसको इग्नोर करना चाहते हैं, बट उसका सिर्फ हवा एक है उन्होंने बनाया हुआ है। आपका क्या इसके हवाले से कहना है, अंडरस्टैंडिंग है सर? देखिए, लॉन्ग मार्च उनके पास एक ऑप्शन है, वो उनकी मजबूरी उस वक्त बनेगी जब वो हर तरफ से मायूस हो जाएंगे। अगर आज के दिन तक उनको ये कहीं से श्योरिटी मिल रही है या कोई अंदाजा है कि इलेक्शन कबल वक्त हो सकते हैं। देखें, इस साल तो अब इलेक्शन का कोई जवाब नजर नहीं आता, सैलाब की वजह से वक्त थोड़ा रह गया है। अब इलेक्शन होंगे भी तो अगले साल होंगे, और अगले साल का मतलब ये है कि फरवरी में हो सकते हैं, मार्च में हो सकते हैं। और इमरान खान के लिए ये कोई बुरा सौदा नहीं होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में अगर हो जाएं तो उस वक्त तक उनकी पॉपुलैरिटी लूज नहीं होती, और हुकूमत के लिए मुश्किल है कि उस वक्त तक वो कुछ गेन कर सके, क्योंकि ये सैलाब का जो मामला है, बहाली का काम बहुत मुश्किल है। सिर्फ उन्होंने लोगों को घर नहीं बना के देने या घर बनाने की सहूलत नहीं फराहम करनी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, हम आमदनी रियासत की कम पड़ गई है, और बाहर से उस तरह से हमें इमदाद नहीं मिल रही या नहीं मिली आज तक, या आइंदा के वादे भी नहीं हुए, जिसकी वजह से इतने बड़े डिजास्टर से हम ओहदा बरा हो सकें, हम आबादकारी का काम जो है, बहाली का काम उस अंदाज में कर सकें जिस तरह माजी में सैलाब जब आए, ज़ल्ज़ला आए, हम कर पाए थे। इसलिए हुकूमत की मुश्किलात बरकरार हैं, कम नहीं हो सकती, और इमरान खान की मकबूलियत बरकरार है, वो भी उस वक्त तक कम नहीं हो सकती जब तक कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर ना करे या खान साहब कोई गलती ना करें। तो इस बुनियाद पर वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो मैंने इशारा किया है कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन है, और मरियम साहिबा उस वक्त चल पड़ती हैं, और कोई भी मुस्लिम लीग नून का या इत्तेहादी जमात का लीडर जो है कंपेन ही नहीं कर रहा। मौलाना फजल रहमान पर तो कोई पाबंदी नहीं है कंपेन करने की, हमजा शहबाज पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और जो बाकी लीडर हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को भी इल्म है और इनको भी इल्म है कि शायद इंतखाबात की तरफ ही जाना है, तो इस पर अपनी तवानाई क्यों ज़ाय की जाए। ठीक है, एक बात है तो का मामला है, ये डेट उस वक्त देंगे जब उन्हें हर तरफ से, देखें, दबाव वो बढ़ा रहे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और दबाव भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिसट्रस्ट है, एतमाद की कमी है दोनों तरफ से। खान साहब निजी महफिल में ये कहते हैं कि मुझे कई वादे जो हैं पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी हुई है, कई बार हुई है, तो इसलिए वो यकीन दहानियों पर भी उस वक्त यकीन करेंगे, एतमाद करेंगे जब उनको डेट दे दी जाएगी और वो अनाउंस हो जाएगी। और जहाँ तक हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि जी हम तो मुद्दत पूरी करेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने बार्गेनिंग अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए यही कहना है,
और फिर यही होगा कि उनका अक्टूबर नहीं और इनका दिसंबर नहीं, ये मेरे ख्याल मार्च में शायद फरवरी मार्च के करीब आपके ख्याल से जो है चीज़ें इलेक्शन की जाने बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करें वसअतुल्लाह खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो खान साहब। सर मैं आपसे हमारा रब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। आमिर साहब की तरफ मैं सवाल लेके जाना चाहूँगा। आमिर साहब सर ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब उन्हीं खबरों के अंदर एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो लीगल पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब वापस मुमकिन तौर पर आ जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल सियासत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो केसेस हैं और वो जिन जिन फोरम्स के ऊपर हैं वहाँ से रिवर्सल हो जाना जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है, या यूँ कह लीजिए कि इम्पॉसिबल है। वाई? क्योंकि इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम था, इनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका और सज़ा हो चुकी है। सो दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ये हो नहीं सकता कि आइन शिकनी यहाँ पे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वो वापस आके सिर्फ इसलिए कि उनका यहाँ होना ज़रूरी है अपनी सियासत जारी रखेंगे, या देयर विल बी समथिंग रियली ऑपोजिट टू इट एंड ही विल डू प्रैक्टिकल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सियासत करेंगे नवाज शरीफ साहब? सवालिया निशान है कि जो नून लीग के या इस वक्त हुकूमत के बुर्ज महर हैं वो क्या रास्ता निकालते हैं उनकी वापसी का। क्योंकि अगर आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको वापस आएंगे, उनको जेल जाना है और जेल जाके उन्हें अपनी वो जो सजा है उसकी मुद्दत पूरी करनी है। लाइफ बैन उन पे पॉलिटिक्स का है। अब इनकी कोशिश दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि अदालत के जरिए कोई कवानीन में चेंज करवा दें, जैसे 62-63 का मसला खड़ा किया गया है कि जिसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चेंजेस हो। लेकिन ये तमाम आईनी इस्लाहात हैं और मैं नहीं समझता जो जैसा आपने फरमाया कि आसानी से या बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक तो कौमी असेंबली मुकम्मल नहीं है एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यू नीड 2/3 मेजॉरिटी। आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो इस वक्त जो है ये असेंबली नहीं कर सकती। तो अगली असेंबली आए उसमें क्या पीडीएम की तमाम इत्तेहादियों के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते इतने आसान नहीं है। और जो सूरत हाल है फिर उसमें आपको नजर आता है कि जरा सा फ्रिक्शन, जैसे भी इरशाद साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में कह रहे थे कि उसमें आपको नजर भी आता है कि जो है इनका चला जाना मरियम साहिबा का, और उसमें फिर मैं और जरा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि खुद इनकी पार्टी में बहुत सारी चीजों पे जो है इत्तेफाक आपको नजर नहीं आ रहा और उसमें जाहिर है कि लीडरशिप की कशमकश भी है। मरियम साहिबा पे चले लोग तैयार भी हो जाते, तो मरियम साहिबा का कोई देखिए तेज बोल लेना, अच्छी गुफ्तगू कर लेना जो होता है वो लीडरशिप की निशानी नहीं होती, तजुर्बा होता है। क्योंकि अभी तक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसमें नजर ही आता है कि बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा तल्ख है और वो उनका पूरा हदफ इमरान खान है और इंतकाम है और फला है ढिमका है। उनमें जो लीडरशिप का एक बड़ापन होता है, विजन होता है, वो नजर नहीं आता। हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को नजर आता हो, उनके हिमायतियों को आता हो, क्योंकि उनका कोई पीछे मतलब है ना उस तरह का ट्रेनिंग हुई भी है। सिर्फ जोड़ तोड़ या तेजी से बात करना नहीं होता आपको अगर पॉलिटिक्स में आके बात करना है। लेकिन हमारे मुल्क में बड़े बड़े मतलब लोगों को खड़ा कर दिया गया। खुद नवाज शरीफ साहब का कोई तजुर्बा नहीं था और जब लोग बनाने पे आते हैं, लेकिन एक सवालिया निशान हो गया है। और इस वक्त जो मुल्क में आगाही की एक लहर है जिसमें मौरूसी सियासत को लोग चैलेंज कर रहे हैं, खुद नून लीग में लोग बात करें तो आसान नहीं होगा कि आप ये कहें कि नवाज शरीफ की जानशीन है, की बनाने की कोशिशें जरूर है, लेकिन लेट्स सी। यानी कि ये खाली क्वालिफिकेशन उनकी काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है इरशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी अमेरिका में, आप जानते हैं वो मौजूद हैं तकरीबन एक हफ्ते से, और वहाँ पे पाकिस्तानी जो सफारत खाना है वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की, एक वहाँ पे कोई सेशन था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो टेन्योर है, उनकी मुद्दत है, उसको कंप्लीट कर लूँगा जो 2 महीने में होने वाली है, और इसमें एक्सटेंशन की जानिब हम नहीं बढ़ेंगे या मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। आप इस स्टेटमेंट को, उनकी इस बयान को या उनके इस नैरेटिव को कैसा देखते हैं और उसके असरात आप कैसे देखते हैं? ये ऐलान आर्मी चीफ की तरफ से DGISPR 14 या 15 अप्रैल को इसी साल कर चुके हैं पहले भी, कि 29 नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे और ना एक्सटेंशन वो मांगेंगे ना कबूल करेंगे। उन्हें कोई ऑफर भी हो तो कबूल नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने ये बयान जो है उसी ऐलान का तसलसल है जिसको खुशामदेद कहना चाहिए। जाहिर बात है कि 6 साल उन्होंने कर लिए और उसके बाद अब मजीद जो है वो एक्सटेंशन वो ना मांग रहे हैं ना वो कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो इसको खुशामदेद कहना चाहिए। लेकिन इस ऐलान की अहमियत के बावजूद जो उनकी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फौज सियासत से अलग है और सियासत से अलग रहेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब ये ऐलान करने के बाद उन्होंने तो एक जिम्मेदारी से वो सबकदोश हो गए, लेकिन सियासतदानों की जिम्मेदारी बढ़ गई कि माजी में हमेशा ये इल्जाम लगता रहा है कि फौज को सियासत में सियासतदान मुलव्वस करते हैं, सियासी मामलात में वही घसीटते हैं। और माजी में भी यही हुआ। 1977 में हमने देखा कि फौज ने आखिरी दिन तक कोशिश की कि ये डायलॉग कामयाब हो, कामयाब नहीं हुआ। हमने 1999 में देखा कि जब वो GDA बना और 1 पॉइंट एजेंडा था कि नवाज शरीफ चला जाए और उसके बाद भले फौज आ जाए, फौज आ गई और सब ने उसको खुशामदीद कहा और उन्होंने कहा जी बड़ा कमाल हो गया है। तो अब अगर फौज सियासत से अलग रहना चाहती है तो सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने मामलात जो हैं खुद तय करने की आदत डालें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं। लेकिन सर मेरी सुने एक छोटा सा सवाल, खान साहब अब ये कहते हैं, जिस आज भी उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ साहब अपना टेन्योर कंप्लीट करें, दैट इज़ फाइन, जो भी नए आए उनसे आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उनका जो एक कंसर्न है, जिसका पहले बहुत इशू भी खैर बन गया, वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी जो है वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं करप्शन के, वो चोर हैं, वो मुजरिम हैं और द लिस्ट गोज़ ऑन, जो वो चीज़ें कहते हैं उनके हवाले से। इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत सारे लोगों का भी ये कंसर्न है कि ऐसे शख्स को जो है आर्मी चीफ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में जो इमरान खान साहब कहते हैं? है कि वो वज़ीर आज़म हैं, वो इस वक्त असम्बली को, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे आइन के अंदर या हमारे सियासी जमहूरी निज़ाम के अंदर ये गुंजाइश अगर नहीं है कि एक शख्स की जो मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और उसको बरकरार एक्सटेंशन के बगैर नहीं रखा जा सकता, तो खान साहब क्यों इसरार कर रहे हैं कि उनको बरकरार रखा जाए और ये शर्त लगा दी जाए कि अगली पार्लियामेंट से जो मुंतखब हुकूमत है वो करे? ये एक मजबूरी है, हमारी आइनी मजबूरी है, जमहूरी मजबूरी है। इसलिए इसको कड़वा घूंट समझ के ही कबूल करना चाहिए। खान साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ साहब का उसमें कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो फैसला करें बैठ के। मियां शहबाज शरीफ साहब को और हुकूमत को ये हक हासिल है, खा किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो इसका करें। क्या ये बेहतर नहीं है कि एक जो मैं असल बात कहना चाहता था वो ये था कि ये तो हो गया, लेकिन 5 जुलाई को गालबन 4 या 5 जुलाई को एक स्टोरी छपी थी पॉलिसी मैगजीन में गालबन, जिसमें ये कहा गया था कि मौजूदा जो DGISI है उन्होंने अपने कमांडर्स को कहा है कि जुलाई अगस्त को ये कहा है कि सियासी मामला से अलग हो जाएं। और जुलाई के जो 17 जुलाई के इंतखाबात थे वो भी इसीलिए फेयर एंड फ्री हो गए कि कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो अगर ये मुदाखलत नहीं होती है, सियासतदान अपने मामला खुद चलाना चाहते हैं तो उनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और आइंदा ये तय कर देना चाहिए कि कोई सियासतदान ना दावत देगा, ना तरगीब देगा और ना उनको घसीटने की कोशिश करेगा। फिर हमारे मामला ठीक चलेंगे, जमहूरी अंदाज में चलेंगे। और मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमें ज्वाइन किया था आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से हम बात करें। मुझे ज्वाइन करें जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर ये फरमाइए कि आज आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका में सिफारत खाना जो पाकिस्तान का है वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है और वो वही स्टेटमेंट है जो इससे कबल DGISPR साहब भी दे चुके हैं, कह चुके हैं जी आर्मी चीफ साहब अपनी एक्सटेंशन के हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं, ना वो एक्सटेंशन मांगेंगे और ना कबूल करेंगे। और आज यही स्टेटमेंट उन्होंने दोबारा दोहराई। आप इस स्टेटमेंट को एक तो ये बताइए कैसा देखते हैं, दूसरा ये बताइए कि आपके ख्याल से उन्हें एक्सटेंशन की ज़रूरत है या नहीं है, एंड हाउ थिंग्स वुड गो अहेड इफ व्हाटएवर ही हैज सेड विल हैपन लाइक दिस। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत टाइमली और बहुत सही वक्त पे उन्होंने ये इस चीज़ का
खुला इजहार कर दिया है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी और बहुत ज्यादा जो हमारे बड़े अच्छे जनरल ऑफिसर्स थे उनको मीडिया में लाकर खामखा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था। तो बेहतर है कि उन्होंने एक तो खुद इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो अपनी डेट पर ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक्सटेंशन लेंगे तो भी क्यों लेंगे एक्सटेंशन, वो इतना खास इशू तो ऐसा है नहीं है। और फिर ये उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि सर्विसेज में जो फोर्सेज हैं उनके लिए भी ये इतना ज्यादा अच्छा साइन नहीं होता जब आपको खामखा दूसरी दफा तीसरी दफा एक्सटेंशन देना शुरू कर दें, क्योंकि एक्सटेंशन के अपने मुज़म्मरात हैं उसमें। जहां तक ये है कि भाई हमारी सियासी क़ुव्वतें क्या चाहती हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, उसके मुताबिक वो अपनी अपनी बात करते रहते हैं। लेकिन जहां तक आर्म फोर्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत अच्छी बर वक्त बात कर दी है। इससे एक तो ये शुड कम टू रेस्ट के भी वो एक्सटेंशन लेंगे या उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। दूसरा ये है कि हमने जो चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है बावजूद डेफिनेटली वो पाकिस्तान में खास अहमियत की हामिल है जी। लेकिन हमने क्या किया है, देखिए जो हमारे 5-6 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस में कंसिडर हो सकते थे, उनमें से इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला दी गई कि ये नवाज शरीफ साहब के पसंदीदा आदमी हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने 5-6 चीफ तो लगाए हैं और किसी से उनकी बनी नहीं है। करेक्ट। तो अब ये लगा भी लेंगे तो कैसे इनकी आगे चलेगी इसमें, वो कि एक इंसान की जो एक सोच है जो तो चेंज नहीं होती। दूसरा फिर वो जनामिर हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो भी उनके बारे में अफवाह फैला दी गई कि भाई ये तो जरदारी साहब के आदमी है। और जनरल फैज को आपको पता है कैसे इनको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो ये उन ऑफिसर के लिए जाती तौर पर, सर्विसेज के लिए खास तौर पर और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। जी हमें भूल जाते हैं हम बार बार कि वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। वो जब वो बात करते हैं तो वो बहसीत पाकिस्तानी फैसले करते हैं, बहसीत पाकिस्तानी, क्योंकि अव्वल तरजीह जो है सबकी जिसे होनी भी चाहिए हमारी सीनियर लीडरशिप की पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान है और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी है। दैट इज पीरियड, बस। ठीक है। अच्छा जनरल साहब ये फरमाएं, आप मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं एक इसी में ऐड करना चाहता हूँ चीज़। आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामला चल रहे हैं उन्हीं मामलात की कंटिन्यूएशन के लिए क्या जनरल बाजवा की यहाँ तक मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो जाना और नए चीफ का आ जाना इज़ दी नीड ऑफ द आवर, और जनरल बाजवा शुड कंटिन्यू? व्हाट इज़ योर टेक ऑन हिज कंटिन्यूएशन? जी मैं ज़ाती तौर पर अगर मेरी अपनी राय पूछे तो मैं समझता हूँ कि उनको जो उन्होंने फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। उनको अपने वक्त पे रिटायर हो जाना चाहिए। ठीक है, अपने वक्त पे रिटायर हो जाना चाहिए। अब सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत हमारे जनरल ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वो ज़ाहिर है हर ऑफिसर की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम ज़ाहिर है लिमिट तक जाएं और हर कोशिश वो करें। ये फरमाइएगा कि जो ट्रांजिशन होती है या जो सिलेक्शन होती है इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसके लिए ऑफिसर्स जो कोशिश करते हैं, जो काविश करते हैं, वो किस तरह होती है? ज़रा बहुत सारी एफर्ट्स हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारी जंगें लड़ी होती हैं, बहुत सारे मिशंस लीड किए होते हैं। आई मीन हाउ दिस होल प्रोसेस हैपन्स और कीपिंग इन फ्रंट व्हाट आर दोज मेरिट्स जिसको सामने रखा जाता है? देखिए हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इसका फैसला पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। करेक्ट। ये उनका सोल उन्हीं का फैसला है कि किसको आर्मी चीफ नॉमिनेट करना चाहते हैं। अब इसे बैकवर्ड आइए आप, जब ब्रिगेडियर से मेजर जनरल उसके आगे निकलते हैं तो बहुत कंसिडरेशन होती है इसमें कि ये ऑफिसर्स आगे जाकर आर्मी की कमांड, कोर की कमांड संभालेंगे, आर्मी की कमांड संभालेंगे, डिवीजन की कमांड संभालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब चाहे डिवीजन की कमांड है, कोर की कमांड है, दोनों। तो जब वो इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर आकर उनको अपने अपने तजुर्बे के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं। उनमें से गिवन टाइम चंद एक जो है वो दे मेक टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल इज द हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्मी एनीबॉडी कैन अचीव। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने फिल्टर से गुजरना पड़ता है, ऐसे पिरामिड। जो अफसर लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं और वो फाइटिंग आर्म सर्विसेज के फाइटिंग आर्म्स के लोग हैं, वो ऑल आर कैपेबल ऑफ टू रन द आर्मी। देखिए आर्मी का सिस्टम बड़ा खूबसूरत है। हम ये नहीं जानते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज एन इंस्टीट्यूशन है, वहां पे उनको जीएचक्यू पूरा उनके फैसला साजी में उनका मुआवनत करता है उनकी।
उनके 7 इस वक्त 6 या 7 इस वक्त पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, देयर ऑल लेफ्टिनेंट जनरल्स। वो पॉलिसी साजी में और उनके रूटीन मैनेजमेंट में उनकी मदद करते हैं, और उसमें से जो एज ए गिवन टाइम जब भी देखते हैं कि एक चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर होने वाले हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो पैनल मंगवाती है। आमतौर पे जो टॉप 3 ऑफिसर हैं या 4 ऑफिसर्स हैं, उनके नाम भेज दिए जाते हैं विदाउट एनी कमेंट्स, विदाउट एनी रिकमेंडेशन आइदर वे, बिकॉज ये किसी का फैसला नहीं है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव चाहें तो वो अपनी सवाबदीद पर किसी से मशवरा कर सकते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ से मशवरा कर सकते हैं, लेकिन फैसला उन्हें करना होता है। और अगर जिसने यहाँ पे अभी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी रिटायर हो रहे हैं, तो शायद 5-6 नाम चले जाएंगे, उनमें से दे ऑल केपेबल ऑफ रनिंग, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव फैसला करेंगे वो आ जाएंगे। तो जब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं तो उनको वहां पे कोशिश की जाती है कि कमांड एंड स्टाफ दोनों का एक्सपीरियंस सबको हो जाए, ताकि अगर इनमें से कोई चीफ आर्मी स्टाफ बनता है तो ही हैज एक होलसम एक्सपीरियंस है जो लेके उस कुर्सी पर बैठते हैं वो जाकर उसमें। ठीक है। अच्छा सर, सुपर सीड वाला भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, जो मामला होता है वो क्या है। और हमने ऐसे भी देखी कि ऐसे भी आर्मी चीफ्स लगे जो सीनियरिटी में चौथे या 5वें नंबर पर या 3रे नंबर पर थे, उनसे ऊपर जो थे वो ज़रा सुपर सीड हो गए। वो क्या चीज़, अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा बता सकेंगे व्हाट दैट इज एक्चुअली। सेशन पाकिस्तान फौज में शुरू हो जाती है मेजर ऑनवर्ड्स। ठीक है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन सकते वो सुपरसीड हो जाते हैं एज मेजर्स, उससे आगे ब्रिगेडियर्स तक सुपरसीड होते रहते हैं। ब्रिगेडियर्स ऑनवर्ड में जनरल जो नहीं बन सकते वो सुपरसीड हो जाते हैं। मेजर जनरल से जो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन सकते, बहुत सारे अफसर नहीं बन सकते, वो सुपरसीड हो जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जब बनते हैं, जब चीफ की नॉमिनेशन हो जाती है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो फिर उनमें से जो सीनियर हैं रवायत के मुताबिक वो रिजाइन कर जाते हैं। और चूंकि चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उनसे जो नंबर में या सीनियर होते हैं वैसे, तो वो फिर रिजाइन कर जाते हैं। और ये एक खूबसूरत ट्रेडिशन है, पाकिस्तान फौज में चलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि सुपरसीड इन दैट सेंस तो वो हो जाते हैं, लेकिन वो जनरली यही होता है कि देयर टुवर्ड द फैग एंड ऑफ देयर सर्विस। क्योंकि जब लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो बड़ी वाजे वो रूल्स हैं इसके कि दे यू बिकम अ लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद आप 4 साल के लिए या जो मैक्सिमम एज लिमिट है विच एवर इज अर्लियर स्टैंड रिटायर्ड। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और ये बड़ी हमारे अक्सर जो है वो जगहों में डिस्कस हो रही होती है, इसके हवाले से DGSPR साहब ने भी स्टेटमेंट दी, उससे प्रीवियस ने भी दी, उससे प्रीवियस ने भी दी, और वो है फ़ौज का सियासत में किरदार। इस हवाले से आज आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जी हम इससे दूर हैं और दूर ही रहना चाहते हैं। ये बताइए कि आई मीन वाई इट इज़ देयर कि हर मरतबा तकरीबन हर टेन्योर में हर आर्मी चीफ के जो भी स्पोक्स पर्सन या आर्मी के स्पोक्स पर्सन है उनको ये कहना पड़ता है। आई मीन वाई दिस डिबेट इज़ देयर वन, एंड द अदर इज़ कि क्या वाकई आर्मी को कोई रोल भी नहीं अदा करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि फ़ौज एक बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग या एक बड़ा इंटेग्रल इंस्टीट्यूशन है, पार्ट है इस सिस्टम का, और इसमें कोई आर नहीं है कि फ़ौज अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सके। उनका रूल ज़रूर है, लेकिन वो एक हद तक ज़ाहिर है दे कैन टेक देयर पार्ट इन इट। व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? आई मीन दिस इज़ अ थिन लाइन, बट हमारे नाज़रीन को अगर आप थोड़ा सा आसान एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, एक तो हमारे यहाँ एक इंतहाई गलत रविश है, हम दुनिया का सिस्टम समझे बगैर पाकिस्तान आर्मी पे चढ़ दौड़ते हैं। आपको याद हो जनरल कियानी ने एक पेशकश की थी कि हम सेक्शन से विड्रॉ करने को तैयार हैं। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मान गए थे, मनमोहन सिंह। इंडियन आर्मी चीफ ने जाके कहा ये नहीं होगा, तो नहीं हुआ ये। इसी तरह जो अमेरिकन आर्म फोर्सेस हैं, वहां पे जो सेंटकॉम के लीडर हैं, जो कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। देखिए, हर वक्त पाकिस्तान आते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं जिनका जिम्मेदारी का एरिया है, तो वो ऑन द मिलिट्री डिप्लोमेसी को कह लीजिए आप ओवरऑल, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो विद इन द कंट्री जब उनसे बातचीत होती है, अगर आपको याद हो जब ये ट्रम्प का जो मसला बना था, उस वक्त चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी से बाकायदा उनकी सेनेट में हेयरिंग हुई थी कि आपने रिजाइन क्यों नहीं किया। और आप समझते थे कि ट्रम्प ने आपकी बात नहीं मानी, जब जनरल जो बाइडेन ने बात नहीं मानी। कहने का मकसद ये है कि आर्म फोर्सेस द वर्ल्ड ओवर एक रोल है उनका अपने मुल्क की मामलात पर। अब कई जो रोल हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आकर होते हैं, कई दफा
कई ममालिक में रोल इतने वाज़े क्लियरली नहीं डिफाइन होते। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की हैं, करेक्ट, और ये ट्रेडिशन रही है कि क्योंकि 6 लाख फौजी हैं और तकरीबन 20 लाख रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, ये सारे इन ए वे वो एक जो है वो उनकी सोच है, एक मुल्की मामला तो इंसान तो है ना, वो पाकिस्तानी तो है ना, पाकिस्तानी है, उनकी सोच है ये, वो सोच टॉप लेवल तक पहुंचती है मुख्तलिफ मामलात पर, और वक्तन फ़वक्तन आर्मी चीफ अपनी हुकूमत को वो मतला करते रहते हैं कि फौज इस तरीके से सोचे इस बारे में। फिर कई ऐसे मामलात हैं आज के दौर में, आप देखिए जब 5th जनरेशन वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है किसी की, सबकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। जिम्मेदारी इसलिए है कि ये जो आपकी पूरी चीफ जो भी हैं वो फौज की तरफ से अपनी हुकूमत को कोई मशवरा देते हैं तो वो हुकूमत को सुनना चाहिए। अगर तो वो साहिब है उनको एक्सेप्ट करें, अगर नहीं है तो को राय देकर अपनी तरफ से कोई आर्गुमेंट पेश करें ताकि वो भी हो सके। फिर जो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इस वक्त आज जो इवॉल्व हुआ है आज के दौर में, वो अगेन इज ऑल इनकम्पासिंग। आप कहते हैं जी बॉर्डर पे फौज लड़ेगी, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज लड़ेगी, इकोनॉमी जो है जब तक ठीक नहीं होगी तो फौज कैसे लड़ेगी आपकी? जाहिर है पैसे चाहिए। जब आपकी पूरी कौम फौज के साथ नहीं खड़ी होगी तो फौज कैसे लड़ेगी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारे ऐसे मामला हैं जिसमें फौज का इनपुट होना चाहिए, और सियासत का जहां तक ताल्लुक है कि एक पार्टी को फेवर करना है दूसरी पार्टी को फेवर करना, वो नहीं होना चाहिए। वही जनरल बाजवा ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ये हमें नहीं करना चाहिए और इससे पीछे हटना चाहिए। बाकी जहां तक कौमी मामला दूसरों का ताल्लुक है, इन पार्टी मामला से आगे बढ़कर, तो वहां पर पाकिस्तान फोर्स, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की है ना जी, उसको अगर राय देती है। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा, अभी आर्मी चीफ साहब अमेरिका में मौजूद हैं, आप जानते हैं, और तकरीबन एक हफ्ते जैसा जो सुना है उनका ये दौरा है और उनकी वहाँ पे अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। जो इतलात हैं उनमें लॉयड ऑस्टिन से भी उनकी मुलाकात हुई है, एंटनी ब्लिंकन से भी प्लान्ड मुलाकात है, मुझे उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये है विच हैज़ बीन रिपोर्टेड। 2019 के बाद गालबन उनका ये दौरा है अमेरिका का, और जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर ही इज़ गेटिंग हिज रिटायरमेंट। ये फरमाइएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस क्या कहता है कि क्या कोई मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई मज़ीद कोई सिक्योरिटी के हवाले से एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या ये एक रूटीन दौरा है? आई मीन व्हाट एक्चुअली इज़ हिज विजिट्स पर्पस? देखिए, पाकिस्तान इस खित्ते का एक बहुत अहम मुल्क है। हम अगर इसके हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं जिसकी अहमियत कम नहीं होती इसकी। पाकिस्तान जो इवॉल्विंग जियो पोलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान का रोल कलीदी हैसियत रखता है यहाँ पर। करेक्ट। इस खित्ते में अगर किसी ने अपने आप को बरकरार रखना है, बहती ताकत, वो पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। इससे निकलना है तो भी पाकिस्तान के बगैर नहीं निकल सकता। अभी आपने देखा जब करेक्ट अफगानिस्तान से निकलना था तो पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ी उनको जी। और बहुत से मामला हैं जब पाकिस्तान का एक बहुत रोल है। दूसरा जो डिप्लोमेसी है आपकी, अब प्योरली सिर्फ आपकी फॉरेन ऑफिस का काम नहीं रह गया, इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी पहले भी अर्ज कर चुका हूं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेफिनेटली। और वो एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिससे बहुत सारे मामला आपके बिहाइंड द सीन तय हो जाते हैं। और अमेरिका सब जानते हैं सुपर पावर है और हर एक का हमसाया है, उसके इस खत्ते में बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं। और वो अभी मैं उनके पढ़ा था आर्टिकल के ये पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट, वो री एंगेजमेंट करना चाहते हैं क्योंकि जो मर्जिंग सिचुएशन है उसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का मिलकर काम करना बहुत लाजमी है। और इन मामलात पर अगर बातचीत हुई है और कोई फैसले होते हैं, और कोई फैसले तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मिलकर करेगी, चीफ आर्मी स्टाफ मिलकर करेंगे फैसले जो भी होंगे, तो वो डेफिनेटली डिस्कशन आए होंगे। और दूसरा जो बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, चीफ आर्मी स्टाफ जहां जा रहे हैं बार बार इसकी बात दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान को इस सैलाब में अगर जिस तरीके से मदद चाहिए नहीं मिल रही है पाकिस्तान को, अगर वो नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर सफर करेगा, इकोनॉमी कमजोर होगी तो पाकिस्तान वो रोल प्ले नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म हो जाता है, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।